नाजरीन, कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और तब से अब तक हज़ारों दंगे और मुसलमानों के कत्लेआम हुए। मगर अफसोस के मुसलमानों का जो सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ उसके ऊपर सबसे कम डिस्कशन होता है और हम में से बेशतर लोग उससे नावाकिफ़ हैं। पुलिस एक्शन या ऑपरेशन पोलो, मुसलमानों का एक ऐसा जेनोसाइड जिसमें कम से कम 2 लाख मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। आज इस वीडियो में एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद, सुकूत हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो और पुलिस एक्शन के मुजरिमीन, इसके विलन और इसके वजूहात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। 1947 से पहले हिंदुस्तान में 565 प्रिंसली एस्टेट्स थे, राजे रजवाड़े थे, जिसे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत हर स्टेट को यह राइट दिया गया कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान से मर्ज हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट और आज़ाद रियासत के तौर पर रह सकते हैं। कई प्रिंसली एस्टेट ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मर्ज होने से इनिशियली इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में एग्री हुए और एक दूसरे देश के साथ मर्ज होते गए। मगर इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज होने से ना सिर्फ इनकार किया, बल्कि ये प्रोसेस, इनका हिंदुस्तान से मर्ज होने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया, जिसमें 3 स्टेट, जोधपुर के महाराजा हसवंत सिंह, तिरुवनंतमपुर के सीपी रामास्वामी अय्यर और कश्मीर के राजा हरि सिंह, ये हिंदू राजा थे। इसके अलावा एक रियासत हैदराबाद के रूलर निज़ाम थे जिन्होंने भी ये कहा कि वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मर्ज नहीं होंगे बल्कि एक आज़ाद रियासत के तौर पर रहने का फैसला किया। अभी नेगोशिएशन और मुज़ाकरात का दौर चल ही रहा था कि हैदराबाद को उस वक्त के इंडियन यूनियन में मर्ज करने के लिए, जम करने के लिए ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन किया गया। ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ? सीनियर जर्नलिस्ट अजीजुल्लाह सरमस्त ने अपनी किताब में लिखा है कि इंडियन आर्मी ने हमला करने के लिए 27 महाज खोले, जिसके जद में बेशतर हैदराबाद के सरहदी इलाके आए। उस वक्त रियासत हैदराबाद में 16 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जिसमें 8 बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में बदतरीन किस्म का कत्लेआम हुआ। सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां यह कत्लेआम और लूटमार का असर जरा कम हुआ। मराठवाड़ा के इलाकों में उस्मानाबाद, लातूर, बीर, हैदराबाद कर्नाटक के यादगीर जिला के शोरापुर, शाहपुर, सग्गर, गोगी, गरमटकाल, गुलबर्गा जिला से अलंद, अफजलपुर, जवरगी, बीदर, नांदेड़, औरंगाबाद, नालगंडा, मुडाक में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उस्मानाबाद की वो घाटियां आज भी मौजूद हैं जहां लातादाद मुसलमानों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। बीदर और उसके आसपास के गांव और कस्बों में मुसलमानों के ऊपर इतना शदीद कत्लेआम हुआ कि सिर्फ जमीन ही सुर्ख नहीं हुई, बल्कि मंजारा नदी का पानी और मुसलमानों का खून कई दिनों तक एक साथ बहता रहा। और यहाँ की जो नदी नाले थे वो खून से लथपथ थे। तो शाहपुर का जो बस स्टैंड है वहाँ पर पूरी नाशें बिछाई हुई थी और यहाँ तक के शोरापुर का जो दामन है पहाड़ के नीचे का, वहाँ लोगों को कतार में लाकर ठहराया गया और उनकी गर्दनें उड़ाई गई। इस कदर कत्लेआम हुआ। हिस्टोरियंस ने लिखा है कि यहां लगातार 11 दिन तक मुसलमानों की लाशें नदी में बहती रही। मुसलमानों को जबरन और जबरदस्ती मजहब चेंज करने के लिए मजबूर किया गया। गुलबर्गा के महागांव के हेड कांस्टेबल हाफिज अली पर न सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उनका मजहब परिवर्तन कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और उनका नाम भी बदल दिया गया। हिस्टोरियंस ने आगे लिखा है कि गुलबर्गा, बीदर, लातूर, यादगीर में शायद ही कोई ऐसी फैमिली हो, शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके किसी फैमिली मेंबर को इस ऑपरेशन पोलो में शहीद न किया गया हो। चूंकि रजाकार ऑर्गेनाइजेशन के लीडर कासिम रिजवी का ताल्लुक लातूर से था, इसीलिए वहां मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए और इतना शदीद कत्लेआम हुआ कि 10,000 मुसलमानों का यह शहर, सिर्फ 3,000 मुसलमान अब वहां बच पाए। हालत बहुत बुरी देखे, लाशें पड़ के सड़ के बदबू उठने लगी थी। अच्छा। कोई पुरसान हल नहीं था, कोई पुरसान हल नहीं था। शहर में दाखिल के बाद कचरा उनका से लगाते तो वहाँ नाशों की ढेर लगी हुई थी। अच्छा। कई ने तो खून निकालने वाला था। कुछ मुस्लिम लीडर के प्रेशर से इस बदतरीन कत्लेआम के बाद इसके जांच के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर पंडित सुंदरलाल की सदारत में एक कमेटी बनाई गई। इस सुंदरलाल कमेटी ने हैदराबाद के उस वक्त के 9 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और दौरा करने के बाद एक तारीखी जुमला कहा कि क्या हुकूमत ने हमें यहां लाशें गिनने के लिए भेजा है। रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि मुसलमान औरतों और बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी। सिर्फ शाहपुर में 1000 से ज्यादा मुस्लिम औरतों की लाशें कुएं से निकाली गई। हैदराबाद से एक अखबार निकलता है रैयत, उसके एडिटर ने एक डायरी लिखी है जिसमें कहा गया है कि ये जो तीनों अजला हैं इसमें कोई बोली ऐसी नहीं थी जिसमें ख़वातीन की लाशें
से पूर्ण नहीं थी। हजारों औरतों के साथ इज्तमाई आबरूरेजी हुई, घरों से उठा लिया जाता और फिर उनके साथ ब्रूटली गैंग रेप किया जाता। हजारों मुसलमानों ने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए पहाड़ों और जंगलों का रुख किया। 14 और 15 सितंबर को उन इलाकों में शदीद और मूसलाधार बारिश हुई। इतनी तेज बारिश हुई कि जंगलों के जमीनों में कीचड़ बन गए, जिसके वजह से उन कच्चे रास्तों में जालिमों के गाड़ियों को गुजरने में जरा मुश्किल पेश आई। इसी वजह से हजारों मुसलमानों की जान और इज्जत बच पाई। कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि कई मौके पर इंडियन आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स भी इस कत्लेआम में पुरजोर तरीके से हिस्सा लेते। उसके साथ कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के, आर्या समाज के और कम्युनिस्टों के गुंडे और लोकल लोग मुसलमानों के कत्लेआम में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। उनकी औरतों की इज्जतें लूटते, घर, मकान, बिजनेस, नकदी और ज्वेलरी सबको लूट लिया जाता। सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27,000 से 40,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। यूरोपियन हिस्टोरियन विल्फ्रेड कॉन्टवेल स्मिथ ने द मिडिल ईस्ट जनरल 1950 के एक आर्टिकल जिसका हेडिंग हैदराबाद मुस्लिम ट्रेजेडी में लिखा है कि 50,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। जो बच गए वो शदीद डर और खौफ के शिकार हुए। क्या हो गया कि मुसलमानों में एक तरह का खौफ और दहशत तारी हो गई। खौफ में कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा था कि क्या करें और क्या ना करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं। हर कहीं जाने का मौका ही नहीं था। वहीं दूसरी कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिसमें मुसलमानों के इस कत्लेआम के नंबर को 2 लाख तक बताया जाता है। यह कत्लेआम कितना खौफनाक और भयानक होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1948 के बाद यह सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट 2013 तक पब्लिक नहीं किया गया। मुसलमानों का इतना बड़ा कत्लेआम क्यों हुआ, इसके वजूहात क्या थे, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रियासत हैदराबाद जोग्राफिकली इंडियन यूनियन से चारों साइड से सराउंडेड थी और घिरी हुई थी। ऐसे में निजाम ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग आजाद मुल्क रहने का फैसला किया। उन्होंने यह भी कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर तक वो इंडिया में इंक्लाइंड हो सकते हैं, यानी सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के मामलात को वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में देंगे। मैं इंडिपेंडेंट बोलता हूँ, बट एक बोला था, आई विल नॉट एक्सीड टू इंडिया बट आई विल एसोसिएट विद इंडिया। ये सब बोलते, मैं हिंदुस्तान से एसोसिएट करता हूँ, मैं डिफेंस देता हूँ, कम्युनिकेशन देता हूँ। ये 3 बोला, डिफेंस और कम्युनिकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। मगर चूंकि निजाम हैदराबाद इंडिपेंडेंट मुल्क रहना चाहते थे और कम्युनिस्ट लीडर पद्म भूषण अवार्ड विनर डॉक्टर टी हनुमान चौधरी के अकॉर्डिंग सरदार पटेल को यह कतई मंजूर नहीं था कि हिंदुस्तान के बीच में कोई मुस्लिम रूलिंग स्टेट हो, इसीलिए वो किसी भी तरीके से हैदराबाद को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज करना चाहते थे। बावजूद इसके कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जिसकी मुद्दत 1 साल थी, उस एग्रीमेंट को खत्म होने में अभी टाइम था। हैदराबाद की सख्त तरीन माशी नाकाबंदी कर दी गई। तेल, पेट्रोल, पीने के पानी के लिए क्लोरीन और मेडिसिन की सप्लाई को ब्लॉक कर दिया गया। एयर स्पेस बंदरगाह को बंद कर दिया गया। From Karachi comes the story of how medical supplies have been flown to the independent state of Hyderabad, now virtually blockaded by India. The task was generously undertaken by an Australian millionaire, Mr. Frederick Cotton, who, after waiting in vain for permission, flew his own aircraft direct to Hyderabad with 1.5 tons of urgently needed supplies. A welcome cargo for the medical services of a city hard-pressed but outwardly showing few signs of the blockade. Only the lack of petrol for transport indicates the present plight of a state now isolated from the rest of India. वो निजाम जो चारों तरफ से घिर चुके थे, उन्हें आज न कल हिंदुस्तान में मर्ज होना ही था। फिर इतना बड़ा कत्लेआम क्यों हुआ? आखिर क्या वजह थी कि 565 प्रिंसली स्टेट में से सिर्फ 2 स्टेट में कत्लेआम हुआ और कत्लो गारतगिरी मचाई गई? आखिर क्या वजह थी कि इस आर्मी एक्शन को, आर्मी ऑपरेशन को पुलिस एक्शन कहा गया? इस पूरे मामले के लिए वजह क्या बताई गई, जवाब क्या बनाया गया? इसके पीछे जो आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको समझिए। रियासत हैदराबाद में रजाकार ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 2 लाख से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड मेंबर थे, जो आर्या समाज के और हिंदू महासभा के गुंडों से और खास करके कम्युनिस्टों के जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, उनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, जिसके मेंबर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि हिंदू भी थे। For your kind information, then at that time all the landed gentry, whether being a Hindu or Muslim, they took the support of Radhakars to protect their lands. यूनियन ऑफ इंडिया न सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहती थी बल्कि उन्हें जहनी गुलाम भी बनाना चाहती थी, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए।
इसीलिए उन्होंने रजाकार के अगेंस्ट एक बहुत ही साजिशी प्रोपेगेंडा चलाया। प्रोपेगेंडा यह कि ये हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं और उनकी औरतों की इज्जतें लूट रहे हैं, और यह हकीकतन हिंदू औरतों के साथ हुआ भी, लेकिन उसके लिए रजाकार नहीं बल्कि रजाकार के भेष में कुछ और लोग जिम्मेदार थे। Superintendent of Police Akola ka Rustum ji hai. At that time Superintendent of Police, he was ordered to send his home guards dressed in Razakars attire, दाढ़ी गिड़ी बना के हैदराबाद में जाके गड़बड़ बनाओ और अकबर नुमाइंदा को ले प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाओ, and this turmoil was created by Razakars. Somehow they wanted to manufacture violence in Hyderabad and blame Hyderabad government. They wanted a cause, a ruse to send police. मतलब यह कि महाराष्ट्र पुलिस को यह हुक्म दिया गया कि पुलिस ऑफिशियल्स अपने बियर्ड को ग्रो करें, अपना दाढ़ी बढ़ाएं और रजाकार जैसा ड्रेस पहन करके रियासत हैदराबाद के बॉर्डर एरिया में जा करके हिंदुओं के जान और माल और उनकी इज्जत के ऊपर हमला करें, और जिसके जरिए रजाकार को बदनाम किया जा सके और फिर दुनिया के सामने एक फेक प्रोपेगेंडा से बताया जाए कि वो वहां हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है और हिंदुओं की इज्जत और जान माल महफूज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रजाकार जमात के लीडर कासिम रिजवी, जो एक हिम्मतवर पुरजोश शख्सियत तो थी ही, मगर उनकी स्पीचेस में मुबालगा आराई, एग्जिजरेशन और मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा था। वो कहते हैं कि हम लाल किले के ऊपर झंडा लहराएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। Hyderabad can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Otherwise, we in millions will just die with honor rather than submit and die an ignoble death. Azad Hyderabad! Azad Hyderabad! Azad Hyderabad! ये और बात है कि इन जुमलों का हकायक से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ अपने जमात के हौसला बढ़ाने के लिए ये अल्फाज कहे जाते थे। मगर यूनियन ऑफ इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसे प्रोपेगेंडा किया कि रजाकार और निजाम पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, और इन्हीं सब प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर के यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने पूरे ताकत के साथ 27 अलग अलग जगहों से अटैक करती है, जिसमें आर्मी के कैनन, तोप, टैंक, एयरफोर्स और मॉडर्न वेपन्स यूज किए जाते हैं। मगर इसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया क्योंकि यूएन को बताया जा सके, दुनिया को बताया जा सके कि यह पुलिस एक्शन है जो सोसाइटी के कुछ बदमाशों के खिलाफ रेड से या कार्रवाई है। आप ये अंदाजा लगाइए कि दुनिया के सामने जिस रजाकार को ऐसे पेश किया गया कि वो लाल किला पर कब्जा करना चाहते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के उस वक्त के तमाम मॉडर्न वेपन्स, फाइटर जेट, आर्मी कैनन, टैंक और ऑटोमेटिक वेपन से कैसे लड़ते, जबकि उन रजाकार के पास डिफेंस करने के लिए खुद के पास कोई हथियारें नहीं थी। बहते बर्चे तलवारा हाथ पे, वो इंडियन आर्मी, उनके पास पूरे ऑटोमेटिक हथियार, बर्चे जाकर दबदबा उनके सामने की लेटे तो उन्हें दबदबा चढ़ाता शुरू कर दिया होगा। इस पूरे कत्लेआम की वजह जो नजर आती है वो है इस्लाम दुश्मनी। इसीलिए हम तारीख के पन्नों में ये देखते हैं कि मसाजिदों को शहीद किया जाता है, मसाजिदों को मंदिरों में तब्दील किया जाता है, लोगों को ज़बरदस्ती धर्म तब्दील करने के लिए, बदलने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है। हुकूमत हिंद जानबूझ करके पंडित सुंदरलाल कमेटी के रिपोर्ट को अगले 65 ईयर्स तक, 65 साल तक पब्लिक नहीं होने देती है। फिर उस वक्त यूनियन ऑफ इंडिया के हैदराबाद में डेलीगेशन के हेड के.एम. मुंशी अपनी डायरी द एंड ऑफ एन एरा में 1948 के इतने बड़े कत्लेआम का कहीं जिक्र नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर पी सुंदरैया भी अपनी किताब तेलंगाना पीपल्स स्ट्रगल एंड इट्स लेसन में कहीं भी मुसलमानों के साथ हुए इतने बड़े जुल्म और इतने बड़े कत्लेआम का कहीं कोई जिक्र नहीं करते हैं। मुमकिन है वो ऐसा इसलिए कर रहे हो कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बदनामी होगी, मगर कम से कम मुसलमान हिस्टोरियंस, इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट तो अपने शहदाओं को खराज अकीदत पेश करते, उनके लिए लिखते, बोलते। इतना बड़ा सानिहा हुआ, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, घर, मकान, बिजनेस सब लूट लिया गया। आज भी उनकी जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जा है, मगर अफसोस न हम उन शहदाओं के ऊपर लिखते हैं, न बोलते हैं, न उनके ऊपर बात करते हैं। ह्यूमिलिएशन की इंतहा देखिए। कहते हैं ऑपरेशन पोलो नाम ही इसीलिए रखा गया कि उस वक्त हैदराबाद में सबसे ज्यादा 17 पोलो ग्राउंड था। याद रहे, पोलो दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट है। फिर ऑपरेशन पोलो के बाद मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। मुस्लिम ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के पोस्ट से हटा दिया जाता है। पुलिस एक्शन के बाद क्या हुआ, इतना नाइंसाफ मुस्लिम्स को हुए, मैं बयान नहीं कर सकता।
जनरल चौधरी एक ही स्ट्रोक्स में क्या बोला, मुस्लिम ऑफिसर्स को आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आते बोल के निकाल दिया। 16 जिला थे, 16 जिलों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से निकाल दिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गए, पूरे लोगों को निकाल दिया। आज हम बहुत अकीदत से जय हिंद कहते हैं, मगर ऑपरेशन पोलो में जय हिंद मुसलमानों के कत्लेआम का एक कोड था। दुनिया में जब भी कहीं भी जेनोसाइड हुआ, गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए लोगों से माफी मांगी, उन्हें कंपनसेट किया। खुद इंडियन गवर्नमेंट ने जब सिख दंगा हुआ तो उसके लिए सिखों से माफी मांगी और उन्हें बहुत बड़े अमाउंट में कंपनसेशन भी दिया, मगर हैदराबाद के आम आवाम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी मैं एक सवाल डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जलियांवाला बाग के बाद क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड से माफ़ी मांगे जो हुआ, और अमृतसर आपके ये ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद कांग्रेस भी माफ़ी मांगे। हमारा डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आप भी माफ़ी मांगना। दिया है इंज़माम सुल्तनत को जश्न नौ का नाम, यहीं पर तो हुआ मासूम इंसानों का कत्लेआम। हमारे शहर में लाशों पर चलकर लोग आए थे, जो कातिल थे उन्हीं को हुक्मरानों ने दिया इकराम। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।